हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर वेल। सो बच्चों, कैसी चल रही है पढ़ाई आप लोगों की? आज हम लोग अपना एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अगेन नॉट फिजिक्स बट इट इज मैथमेटिक्स। हम लोगों ने जो प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था दैट वाज डिफरेंशिएशन। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट other topic of calculus, that is integration. Okay, what is integration? Very interesting and very useful topic in physics. बच्चा, आप लोग फिजिक्स अभी पढ़े, 11th में पढ़े, 12th में पढ़े, थ्रू आउट योर लाइफ जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आप इनका मैथमेटिकल इन टूल्स का यूज करेंगे. ओके, सो these tools, differentiation and integration especially, and some other expansions and some other formulas again are also very important. फाइन, तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस इंटीग्रेशन. उसके बाद थोड़ा सा हम कुछ फार्मूलाज भी डिस्कस करेंगे जिसमें वो ऐसे फार्मूलाज हैं जो आपको फिजिक्स में काम में आने वाले हैं. ओके, सो व्हाट इज इंटीग्रेशन? बच्चा लोग, इंटीग्रेशन होता है इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी का उल्टा करना है, बस उसी का उल्टा करना है. दैट विल से दैट इज इंटीग्रेशन. ठीक है, ये तो हम एक जनरल हमने बोल दिया व्हाट इज इंटीग्रेशन, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. बट व्हाट इज द सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन होता है बच्चा लोग ये, दिस इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन. कैसे बनाना है इसको ध्यान से देखिएगा. दिस इज द वे टू मेक. कुछ बच्चे इसको ऐसे बनाते हैं, ठीक है, कुछ भी मतलब दैट सिंबल मस्ट बी प्रॉपर. द सिंबल मस्ट बी प्रॉपर लाइक दिस, एक एस फॉर्म में बट थोड़ा सा बड़ा बनाना है. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. ओके, सो दिस इज व्हाट, दिस इज सिंबल फॉर इंटीग्रेशन. अगर आप किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने वाले हैं तो उसको आपको इस सिंबल के अंदर रखना पड़ेगा. ओके, चलिए इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है? जस्ट टू ऐड. तो आप लोग सोच रहे होंगे कि एडिशन तो हम समेशन से भी करते हैं, राइट? सिंपल हम समेशन का फॉर्मूला लगा करके भी हम ऐड कर सकते हैं. देन व्हाई वी आर डूइंग दिस इंटीग्रेशन? क्यों लेकर आ गए ये नई चीज हम बीच में, जब हम समेशन से काम चला सकते हैं? देन व्हाई वी आर डूइंग दिस इंटीग्रेशन? सो ध्यान रखिए, समेशन का सिंबल एवरीवन नोज, दिस इज द सिंबल फॉर समेशन एंड दिस इज यूज्ड फॉर डिस्क्रीट फंक्शन. ऐसी चीज जो एक स्पेसिफाइड फॉर्म में है, जो एक पर्टिकुलर शेप में है, वो आप इजीली समेशन से फाइंड आउट कर लोगे, उसका एडिशन आपको अगर करना है. बट व्हाट अबाउट कंटिन्यूअस फंक्शन? व्हाट अबाउट असिमेट्रिकल शेप बॉडी? अगर उसका आपको कभी एरिया निकालना है या कुछ समेशन, उस केस में अगर आपको कुछ एरिया निकाल करके ऐड ऑन करना है, देन ऐड करना है, देन व्हाट यू विल डू? इन दैट केस यू कैन नॉट डू दिस, यू कैन नॉट यूज दिस समेशन, एंड दैट केस यू हैव टू यूज दिस इंटीग्रेशन. ओके बच्चा, देखिए इसके लिए आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल. एक ग्राफ मैं ले रही हूँ और उस ग्राफ से आपको मैं समझाती हूँ. बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ध्यान से समझना. बहुत 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 बार आपकी ये यूज में आने वाली है पूरी फिजिक्स के अंदर. अभी 11th में भी 12th में भी बहुत बार आप लोग इसे पढ़ेंगे. ठीक है, सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज y ओवर हियर एंड दिस y इज चेंजिंग विद x. This y is changing with x and randomly I am taking random graph, continuous graph. ठीक है, but not in a symmetrical manner, not in a symmetrical, this is asymmetrical shape. And remember this thing, यहाँ पर आप समेशन कैसे यूज नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कितने लेवल तक आप यूज कर सकते हैं वो हम देखते हैं. ठीक है, सपोज बच्चे लोग अभी हमें फाइंड आउट करना है, सपोज एरिया अंडर दिस कर्व. area under this curve I want to find out. तो how I can find out the area under this curve? देखिए जनरल, अगर यहाँ पर मेरे पास इस तरीके का ग्राफ होता तो आप क्या करते, दो पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर लेते, उसके नीचे का एरिया निकाल लेते और सिंपल ये हमारा क्या है, जैसे हम लोग करते हैं काइनेमेटिक्स के अंदर, कैसे भी आपको एरिया निकालना है तो व्हाट यू विल डू, दिस इनटू दिस, यू विल गेट द एरिया. सिमिलरली आप इसके अंदर क्वेश्चंस भी करेंगे. काइनेमेटिक्स के अंदर ग्राफिकल फॉर्म वाले क्वेश्चंस होते हैं. सपोज आपका कुछ रैंडम शेप ग्राफ है, कुछ इस टाइप का है, ये हुआ, ये ऐसे लेते हैं, सपोज ये है, फिर ये है, देन दिस काइंड ऑफ ग्राफ एंड देन दिस काइंड ऑफ ग्राफ and then this kind of graph if you have, तो you can easily find out area under this graph easily. ठीक है, कैसे कर सकते हैं, ये एरिया ट्रायंगल का हो जाएगा, ये रेक्टेंगल का हो जाएगा. अगेन वी हैव
trapezium over here, again we have trapezium over here, again we have triangle over rectangle over here. So we can just calculate all these figures, triangle, rectangle, trapezium, trapezium, and then rectangle, and we can add these. Okay, but what will happen in this case? इसमें तो ये जो हमने टेम्पल बनाया है तो इजीली हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर लिया. व्हाट अबाउट दिस केस? इस केस में अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो आप कैसे करेंगे? देखिए क्या करते हैं बच्चे लोग, हम इसमें हम छोटे छोटे इस सपोज यहां से लेकर के यहां तक, कोई भी आप पूरा भी ले सकते हैं. आप क्या कर रहे हैं, इस ग्राफ को छोटे छोटे एरियाज में तोड़ लेते हैं. छोटे छोटे एरिया में छोटी छोटी स्ट्रिप्स लगा करके मैंने इस ग्राफ को तोड़ लिया. ये सेम आपका एक वर्क पावर एनर्जी वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे 11th क्लास के अंदर, तो उसमें भी आपका ये टॉपिक आता है. यहाँ पर ये हमारे पास फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. तो ऐसा ऐसा ग्राफ आप वहां भी देखेंगे जिसको हम वेरिएबल वर्क डन बोलते हैं. चलिए वो तो बात की बात है. अभी देखते हैं हम, एक हमारे पास रेंडम ग्राफ है एंड यू हैव टू फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस ग्राफ. देन हाउ यू कैन फाइंड आउट द एरिया अंडर दिस ग्राफ? So what I have done, I have just divided this area under this curve in some strips. बिल्कुल पतली पतली strips में हम इसको find out कर लेंगे. See, यहाँ पर आप देखिए यहाँ तक इसका रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा. सिमिलरली यहाँ पर तो रेक्टेंगल का एरिया यू कैन कैलकुलेट. एंड व्हाट अबाउट दिस? बच्चे बोलते हैं कि मैम हम ऐसा कर सकते हैं, यहाँ एक ट्रायंगल बन रही है, इसका एरिया निकाल लेंगे. यहाँ एक ट्रायंगल बन रही है, इसका एरिया निकाल लेंगे. लेकिन बच्चा लोग आप ये सोचिए, ये आपने रेक्टेंगल्स लिए, उनको ऐड कर दिया. आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ ट्रायंगल बना करके हम उसको ऐड कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा हम जूम करते हैं एंड अगर ये हमारी शेप ऐसे हुई एंड यू आर गेटिंग दिस, सो इज इट अ ट्रायंगल? नो, इट इज नॉट अ ट्रायंगल, दिस इज अ कर्व शेप. दिस इज अ कर्व शेप. तो फिर से बच्चे लोग एक चीज और बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं कि इसको हम और तोड़ लेते हैं, इसको और तोड़ लेते हैं. कहीं तो एक चीज ऐसी आएगी जिसका आप कुछ नहीं कर पाएंगे. इतनी छोटी इनफाइनाइटली स्मॉल अगर आपकी इतनी छोटी कोई चीज आपको मिल गई जिसका एरिया आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, देन उस केस में आप क्या करेंगे? मतलब देखिए, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है, सपोज मैं एक स्ट्रिप की बात करूं, एक स्ट्रिप की बात करेंगे तो ये हमारा हो गया छोटा सा dx हो गया, ठीक है, और ये हमारा y एक्सिस में हुआ y. तो एरिया व्हाट विल बी द एरिया ऑफ दिस? दैट विल बी y dx, राइट? y dx या y dx नहीं लिखेंगे इसको, हम मैं आपको एक चीज और बताऊं, विल राइट डेल्टा x, y एंड डेल्टा x, ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी y डेल्टा x है उनको निकालेंगे और उन सबको हम ऐड कर देंगे. विल गेट द एरिया अंडर कर्व बट for these rectangles only. But what about that remaining portion which is under this curve? ठीक है. अब बच्चे क्या हम करते हैं इसके अंदर, अगर ये स्ट्रिप्स हम बहुत छोटी बहुत पतली स्ट्रिप्स ले लेंगे तो उस केस में मैक्सिमम चीजें तो इसमें कवर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी बहुत छोटी डिस्टेंसेस रह जाएंगी. उस डिस्टेंस की वैल्यू अब कितनी भी हो सकती है, बहुत छोटी डिस्टेंस है. आप यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये देखिए बहुत छोटा सा एरिया हो सकता है अभी वीडियो में आपको दिख भी नहीं रहा हो, तो ये बहुत छोटा सा एरिया बच जाएगा. तो इस तरह की चीजों को कवर अप करने के लिए हम क्या करते हैं, इफ आई विल से दैट dx, यहां पर अब बच्चे लोग हम क्या करेंगे, ये चीज हो गया, लिमिट लगाएंगे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0. अगर ये हमारा डेल्टा x मीन्स हमारा इतना छोटा हो गया डेल्टा x कि डेल्टा x हमारा 0 को टेंड कर रहा है, मतलब हमारे पास ये वैल्यू बहुत छोटी बहुत पतली हमने स्ट्रिप्स ली हैं. उस केस में अगर डेल्टा x हमारा 0 को टेंड कर रहा है तो ये जो पूरी टर्म है इसको उठा करके आप लिखेंगे y dx, ठीक है, y dx. और इस केस में हमारा डेल्टा x जो है, डेल्टा x इसमें जैसे हमें समेशन में डेल्टा x लिखा तो उसको यहाँ पर हम dx लिखेंगे. ओके, तो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x. नाउ यहाँ पर हमारे पास अब इस कर्व के नीचे का सारी चीजें कवर हो गई मैथमेटिकली, ठीक है. जब हम इंटीग्रेशन करेंगे बच्चा तो हमारे पास इसके नीचे की सारी चीजें कवर हो गई. ओके, एक और चीज होता है, ये हो गया अगर हमें पूरे कर्व के नीचे का एरिया निकालना है,
लेकिन व्हाट विल हैपन अगर आपके पास एक फिक्स्ड वैल्यू हो, सपोज आपके मुझे सपोज यहां से लेकर के बच्चा यहां तक का ही एरिया निकालना है, इतने पोर्शन का, तो यहां पर सपोज x की वैल्यू है 2 और यहां पर है x की वैल्यू 4, तो मेरे पास एक डिफाइंड लिमिट है कि x की वैल्यू 2 से लेके x की वैल्यू 4 तक की ही वैल्यू मुझे निकालनी है। इस तरह के इंटीग्रेशन को बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। जब लिमिट के बिना काम हो उसे बोला जाता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, और जब लिमिट के साथ काम हो उसे बोला जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन डेफिनेट एंड इनडेफिनेट, डेफिनेट में कोई इनडेफिनेट में कोई लिमिट नहीं होती, बट डेफिनेट इंटीग्रेशन में वी हैव लिमिट कि यहां से यहां तक को ही हमें इंटीग्रेट करना है। तो अभी मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी इंटीग्रेट करके कि कैसे हम लिमिट लगाते हैं और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो समझ में आ गया इंटीग्रेशन क्या चीज है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है इंटीग्रेट करना, सम अप करना, बट सम अप किस तरह से सम अप करना। सम अप करने के लिए हम समेशन यूज कर सकते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू यूज समेशन। समेशन नहीं यूज कर रहे तो हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इंटीग्रेशन। सो समेशन, ये आप नोट कर लीजिए, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। समेशन इज replaced by integration। समेशन को इंटीग्रेशन से रिप्लेस किया जाता है when कब जब हमारे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन हो, जब हमारे पास डेल्टा एक्स जो है वो 0 को टेंड कर रहा हो। जब ऐसा केस हो समेशन के साथ हमारे पास डेल्टा एक्स 0 को टेंड करेगा, उस समय पर हमारा समेशन हटके क्या मिलेगा, हमें इंटीग्रेशन मिलेगा। दिमाग में बिठा लो, घुसा लो अच्छे से ये बात, क्योंकि बहुत बार 12th में तो पता नहीं कितनी बार हम ये चीज यूज करेंगे। ओके, सो इज इट क्लियर टू एवरीवन व्हाट इज इंटीग्रेशन, कैसे हम इंटीग्रेशन को लिखते हैं, कैसे इसका सिंबल होता है। ध्यान रहे सिंबल को टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना है, डोंट मेक लाइक दिस, ठीक है। ऐसे एक सांप की तरीके से ऐसे भी मत खींच देना, नीचे इसको प्रॉपर इसका सिंबल बनाना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो सिंबल यू हैव टू मेक इन अ प्रॉपर वे। ओके, सो दिस वाज अबाउट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता क्या है, चलिए अब हम पढ़ेंगे। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में इतने सारे फॉर्मूलाज पढ़े थे, बिल्कुल एज आई टोल्ड यू, इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, और वी कैन से रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो रिवर्स, अब उसका उल्टा करके देखते हैं कि क्या हमें इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन मिल रहा है। बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट फॉर्मूलाज, very interesting and important formulas that you will use in physics। okay, बेटा इंटीग्रेशन अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, कैलकुलस बहुत बड़ा टॉपिक है आपका मैथमेटिक्स का, बट हमें जितने फिजिक्स में इंटीग्रेशन की जरूरत है, जितनी हमें कैलकुलस की जरूरत है, जितनी हमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की जरूरत है, हम सिर्फ और सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी क्योंकि मैथ्स वाले बच्चे तो बहुत इजीली मैथ्स में पढ़ ही लेंगे, बट बायो वालों को इतनी ही जरूरत है, ठीक है। डोंट गो इन डेप्थ, बहुत ज्यादा ये नहीं कहेंगे कि फिजिक्स में डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये चीजें हमारे लिए इतनी ही रिक्वायरमेंट है। इसका पूरा मैथमेटिक्स क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या हो रहा है, वो सब हमें जानने की जरूरत नहीं है, स्पेशली फॉर बायो स्टूडेंट्स। ओके, एंड मैथ्स वाले तो दे लर्न इन मैथमेटिक्स। ओके, चलिए, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट, दैट इज सम formulas that you are going to use in physics। okay, so this I told you कि what is integration। integration तो आपको बता दिया कि होता क्या है, but कौन कौन से ऐसे formulas हैं जो आप use करेंगे कैलकुलेशन करते समय। सबसे पहला फॉर्मूला बच्चे लोग मैं लिखने जा रही हूं, that is integration of x to the power n dx। इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n dx। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, आपको ध्यान हो, डिफरेंशिएशन जब हम करते थे d बाय dx ऑफ x to the power n, तो इसका होता था n आगे और x to the power n minus 1, n आगे x to the power n minus 1, ये हम करते थे डिफरेंशिएशन के केस में। बट व्हाट अबाउट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, x पावर को आगे पीछे कहीं कुछ नहीं लेके जाना, x टू दी पावर n प्लस 1, जो पावर है उसमें हमने प्लस 1 किया, डिवाइड आप उसी पावर से करेंगे, n प्लस 1 किया, देखो n था, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, सेम पावर से आप डिवाइड करेंगे, प्लस में आप लगाएंगे c। व्हाट इज दिस c? c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलिए बच्चा हम इसका उल्टा करके देखते हैं जरा। एज आई टोल्ड यू कि जो ये होता है इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, तो उल्टा करके देख लेते हैं क्या इसका आंसर यही आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो सही है, बिल्कुल। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रही हूं, ठीक है,
डिफरेंशिएशन सभी को आता है, डी बाई डी एक्स बच्चा लोग मैं कर रही हूँ एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन, और इसका क्या करेंगे प्लस ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ सी। एंड किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, जीरो होता है, तो इसका तो आंसर हो गया जीरो, तो ये तो हो गया खत्म, तो सी तो गया। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस, पावर आगे, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेते हैं, एन प्लस वन, ये बाहर निकाला, d बाई डी एक्स मैंने किया x टू दी पावर n प्लस वन का, तो ये मेरे पास क्या आ गया n प्लस वन आगे x टू दी पावर n प्लस वन माइनस वन। ओके, पावर आगे, पावर में से माइनस वन, और डिवाइड में ये हमारा चल ही रहा था, तो ये हमारा कैंसिल होके, ये कैंसिल होके देखो x टू दी पावर n आ गया। देखिए हमने x टू दी पावर n से स्टार्ट किया था, x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन हमारा ये होता है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमारा ये होता है। ध्यान रहे हमेशा जो भी इंटीग्रेशन होता है उस जो भी इंटीग्रेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिलती है, उसका अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसका आंसर वही मिलने वाला है, इन्वर्ट होके। ओके, आप कहीं कोई भी फॉर्मूला आप क्रॉस चेक करके देख सकते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट वन। Okay, now I'm going to write the second one. This C is called constant of integration. Remember this thing. ठीक है, indefinite integration के केस में हम ये C लिखते हैं, but definite में हमारे पास इस constant का कोई काम नहीं होता, definite में ये C नहीं लिखा जाता है। पूरा डिटेल आप लोग मैथ्स में पढ़ लीजिएगा। Okay, now next हमारे पास second formula है बच्चा, अगर मेरे पास कोई एक constant है, suppose वन dx, अब एक बहुत अच्छा तरीका आपको बताऊं, यहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है, करना नहीं है ऐसा, ठीक है, तो हमारे पास dx में मैंने आपको बोला कि ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे का इनवर्स है, तो ये कैंसिल हो गया, आंसर क्या मिलेगा, x। ऐसा नहीं करना है, ये सिर्फ याद रखने के लिए बताया, ऐसा करना नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं dx का, मीन्स 1dx का, कोई भी कांस्टेंट है जिसके भी रिस्पेक्ट में आप कर रहे हैं, तो आंसर आपका सपोज यहाँ 1 है तो आपका 1x आ जाएगा, 1x प्लस में क्या आ गया c। दिस इज योर सेकेंड फॉर्मूला। नाउ थर्ड वन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। आपको याद है 1/x हमें आंसर किसका मिलता था डिफरेंशिएशन के केस में, log x का, तो यही हमारे पास, अगर इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है तो आई एम जस्ट गोइंग टू गेट log ऑफ x प्लस ऑफ c। ठीक है, नो, सो द नेक्स्ट फॉर्मूला इज, अब बिल्कुल हम वही ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन पढ़ेंगे जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं इन केस ऑफ डिफरेंशिएशन, उसी का उल्टा हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। चलिए बच्चे लोग बताइए, साइन एक्स का क्या होता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता था, राइट, ठीक है, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता था बेटा, साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता था। तो एक बात बताइए, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर रही हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, कॉस एक्स आएगा, ठीक है, cos x आएगा। लेकिन cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता था, तो वेयर इज दैट माइनस, माइनस कहां लगाएंगे, माइनस हमारा यहां लगेगा, तो साइन x का इंटीग्रेशन cos x होगा, लेकिन माइनस का होगा, प्लस में कौन लगेगा, c। देखिए अब अगर मैं इसको माइनस को एक बार हटा दीजिए, इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करूं तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस साइन x डिफरेंशिएट d बाई डी एक्स ऑफ कॉस माइनस साइन, तो माइनस माइनस हमारा कट के आंसर हमें क्या मिलेगा, साइन, और सी का वैसे भी जीरो हो जाएगा। ओके, सो व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स। बताइए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स, एक बार आंसर साइन एक्स ले लेते हैं, क्योंकि साइन का कॉस, कॉस का साइन होता है, हमें पता है, ठीक है। अब इसमें साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स मिला, तो कॉस एक्स का क्या मिलेगा, साइन एक्स। अब साइन एक्स को डिफरेंशिएट करके देख लीजिए, साइन का होता है कॉस, देखिए कॉस पॉजिटिव है हमारे पास, यहाँ नेगेटिव साइन नहीं आएगा, प्लस ऑफ सी। ओके, नाउ वी हैव नेक्स्ट वन, दैट इज सेक स्क्वायर एक्स। सोचिए जरा, सेक स्क्वायर एक्स किसका आंसर था, सेक स्क्वायर एक्स हमारा था 10x का आंसर। क्या उसमें कोई माइनस था, कोई माइनस नहीं था, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx is equal to 10x plus of c. Very nice. Okay, now what next? Next हमारा है cosec square x। बताइए क्या उसमें कोई माइनस था, बिल्कुल था। अब हमारे पास cosec square x का, बताइए क्या लिखेंगे, फॉर्मूला नंबर 7, इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x। cosec square x किसका आंसर था, cot का आंसर था, और आपको ध्यान है को आई टोल्ड यू, जहां पर c आएगा वहां पर माइनस आएगा, याद रखने का तरीका था। तो यहां पर ये आंसर हमें किसका मिला था, कॉट का मिला, और कॉट का आंसर हमारा माइनस आता था, और माइनस यहां लगाएंगे, कहां लगाएंगे, और सो दिस इज कॉट ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी। दिस वाज अबाउट कॉसेक एक्स। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज हमारे पास था, दैट इज सेक एक्स 10x। एक हमारा आंसर आता था, उसके बाद सेक एक्स 10x,
ये आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ज़्यादा ये sec x, tan x, cos x, cot ये हमारे यूज़ में नहीं आते हैं, बहुत बहुत रेयर ही शायद कभी किसी न्यूमेरिकल में आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज हमारे यूज़ में नहीं आते हैं, लेकिन फॉर्मूलाज आपको जानने ज़रूरी हैं। तो sec x tan x एक हमारा आंसर आता था, sec x tan x ये किसका आंसर था? sec x tan x हमारा किसका आंसर था? दैट वाज द आंसर ऑफ sec x प्लस ऑफ c। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट sec x tan x। नाउ टेल मी वन थिंग, इफ यू हैव cosec x एंड cot x, किसका आंसर था ये? cosec x एंड cot x किसका आंसर मिलता था ये आपको? सोचिए, cosec एंड cot x दैट वॉज द आंसर। देखो sec tan sec का आंसर था, cosec cot cosec का आंसर था, बट c दैट वॉज नेगेटिव, तो यू आर गोइंग टू गेट नेगेटिव ओवर हियर, सो माइनस ऑफ cosec x प्लस ऑफ c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cosec एंड cot। ठीक है, तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो गए और सम फॉर्मूलाज आई टोल्ड यू एंड सम मोर फॉर्मूलाज दैट यू हैव टू लर्न, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दैट इज next formula, that is integration of e to the power x dx, e to the power x dx, very interesting। सोचिए e to the power x dx, what is the integration of that? डिफरेंशिएशन क्या होता था आपको अगर याद हो, डिफरेंशिएशन होता था e टू दी पावर x का e टू दी पावर x, जो पावर होती थी उसको फिर हम अलग से डिफरेंशिएट करके उसको साइड में लिखते थे मल्टीप्लाई करके, राइट। अब इसमें देखिए e टू दी पावर x का e टू दी पावर x एंड प्लस ऑफ c, एंड सिमिलरली इफ आई राइट e टू दी पावर ax, e टू दी पावर ax, e टू दी पावर ax का e टू दी पावर ax, बिल्कुल e टू दी पावर ax का e टू दी पावर ax, बट व्हाट अबाउट ax? डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे, इसको अलग से डिफरेंशिएट करते थे और मल्टीप्लाई में साथ में इसका आंसर आ जाता था, राइट। लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो भी पावर होती है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे, पावर को डिफरेंशिएट करोगे और उस पावर से हमारा यहाँ डिवाइड हो जाएगा। याद रखेंगे कि जब आप इंटीग्रेट करते हैं, जब इंटीग्रेट की जैसे e टू दी पावर है तो e टू दी पावर ax, e टू दी पावर ax आ गया, राइट। व्हाट अबाउट दिस ax का आप क्या करेंगे, ax को डिफरेंशिएट करेंगे, जो भी आंसर आएगा उससे आप उसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ax का डिफरेंशिएशन a होगा तो हमारे पास a से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, प्लस ऑफ c लिख दिया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, सो ये हमारे बहुत ज्यादा यूजफुल फॉर्मूलाज हैं जो हमारे काम में आने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको कुछ और फॉर्मूलाज बता रही हूँ, ये हमारे क्लियर हो गए। ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बिल्कुल जैसे ही हमने जैसे डिफरेंशिएशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन किया था, बिल्कुल वैसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन हम इसमें भी करेंगे। तो सपोज ये क्लियर हो गया, एक बार वीडियो पॉज करके ये सब फॉर्मूलाज नोट डाउन करिए। ठीक है, दीज फॉर्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर physics portion, okay? So next I'm going to cover some formulas that integration with addition. Suppose you have one function that is u plus v, उसको आपको इंटीग्रेट करना है, इसी को आगे मैं कंटिन्यू करती हूँ, फॉर्मूला नंबर 12। तो u plus v and dx, ठीक है। तो what you will do, इंटीग्रेशन ऑफ u dx प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस ऑफ c लगाना मत भूलना। वी आर टॉकिंग अबाउट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, अभी हमने लिमिट की बात नहीं की है, जब लिमिट की बात करेंगे तब हम ये c नहीं लगाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज मल्टीप्लीकेशन, जिसको हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन, फॉर्मूला नंबर 13, इसको हम एक और बोलते हैं नाम से, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है बेटा, ये लोग ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैसे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, फॉर्मूला बहुत ध्यान से देखना, मैं क्या लिख रही हूँ, क्या कैसे क्या हो रहा है, इसका भी क्वेश्चन भी करा देती हूँ, बाकी आप इजीली कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन मैं भी आपको एक कराती हूँ। u v dx, देखिए ध्यान से, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस एक बड़ा इंटीग्रेशन लगाओ, उसके अंदर जो पहला जिसको ऐसे ही छोड़ा था उसका डिफरेंशिएशन करो, d बाई डी एक्स करो u का, ठीक है, जो पहला था। फिर साथ में एक इंटीग्रेशन और कर दो छोटा, इसी बड़े वाले इंटीग्रेशन के अंदर चल रहा है ये मामला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़े इंटीग्रेशन के अंदर ये सब चल रहा है। फिर से आप क्या करेंगे, दूसरे का इंटीग्रेशन जैसे आपने पहले किया था,
ये इंटीग्रेशन का साइन लगा है तो इसका भी तो एक dx लगेगा, सो दिस इज द dx ऑफ दिस इंटीग्रेशन, इस वाले इंटीग्रेशन का ये dx है, ठीक है। सो क्या है हमारे पास, देखिए ध्यान से, u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस एक बहुत बड़ा वाला इंटीग्रेशन ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे उस फर्स्ट फंक्शन का जो हमने एज इट इज रखा था, उसका क्या डिफरेंशिएशन, और जो सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन किया था वो एज इट इज यहाँ पर वैसे ही जैसे इंटीग्रेशन यहाँ किया था वैसे यहाँ किया, बंद किया, dx में रखा। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला, ठीक है। इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ तो आपको इजी हो जाएगा समझने में भी कि कैसे इस फॉर्मूला को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए, सपोज आई एम टेकिंग टू फंक्शन x एंड cos x, ठीक है, x and cos x, I am taking two functions and which are dependent on x basically, right? तो क्या ले रहे हैं हम, इस वाले का एक क्वेश्चन आपको करा रही हूँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। सपोज मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ x cos x एंड dx, ठीक है। कैसे करेंगे इसको इंटीग्रेशन, x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब इंटीग्रेशन ऑफ cos x, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, माइनस लगाइए, बड़ा सा इंटीग्रेशन लगा दीजिए, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन, जिसको ऐसे ही छोड़ा था, d बाय dx ऑफ किसका, x का, फिर एक और छोटा सा इंटीग्रेशन लगाइए, बिल्कुल वही जो यहाँ किया था, cos x dx, इस पूरे को बंद करिए और यहाँ पर एक dx लगा दीजिए, ठीक है। तो अब देखिए cos का क्या होता है भाई, अभी अभी लिखा आप लोगों ने, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो x साइन x, cos का क्या होगा साइन x, माइनस ये क्या होगा 1, इसका क्या होगा cos का sin x, तो ये हुआ sin x dx, ओके। तो 1 तो लिखो, नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, sin x का इंटीग्रेशन अभी आई टोल्ड यू माइनस ऑफ cos x, ठीक है। तो x sin x माइनस sin x का क्या होगा माइनस ऑफ cos x, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो cos x प्लस ऑफ c is the concept of integration, so this is our answer. Okay, so this is the way how you are going to apply the integration by parts. टुकड़े करके आप इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। ओके, एक और मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, आई डोंट थिंक कि वो तुम डायरेक्ट इस मेथड से इसे कर पाओगे, ठीक है, तो वो बहुत लंबा होता चला जाता है, उसके लिए अब आपको कुछ और लॉजिक बताते हैं कि क्या करना चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को छोटा करने के लिए। ओके, चलिए, तो सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसके लिए आपको कुछ और फॉर्मूलाज भी बताएंगे, देखिएगा ध्यान से। सपोज मेरे पास कुछ एक क्वेश्चन है हमारे पास sin x cos x, sin x cos x, इसको देखते ही बच्चों के दिमाग में आता है अरे वाह ये तो दो फंक्शन मिल गए, फटाफट से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाओ, ये तो सॉल्व हो जाएगा। ट्राई टू सॉल्व इट, एक बार वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करो कि क्या आप इसको जल्दी से, जैसे आपने ये 3 स्टेप में सॉल्व किया, क्या इसको आप 3 स्टेप में सॉल्व कर पाएंगे। देखते हैं जरा क्या हम कर पाते हैं या नहीं। अगर नहीं कर पाते तो फिर हम क्या करें कि इसको हम 2 ही 3 स्टेप्स में इसको सॉल्व कर लें, ठीक है। ओके, तो चलिए एक बार करते हैं इसको ऐसा, sin x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx माइनस d बाय dx ऑफ sin x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, इस पूरे का dx, ये dx लगाना मत भूलना, ठीक है, जनरली बच्चे भूल जाते हैं इसको। ओके, चलिए sin x, cos का क्या होगा, cos का sin, तो sin x, तो sin का ये हो गया हमारे पास sin स्क्वायर x, माइनस ऑफ sin का क्या होता है cos x, डिफरेंशिएशन, तो यहां लिखिए cos x, और cos का क्या होता है sin x dx, देखिए वही आ गया वापस जो हमने शुरू किया था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बता रही हूँ जो आप बहुत ज़्यादा हम फिजिक्स में हम यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मूलाज को, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह की कोई चीज़ अगर आपकी किसी डेरिवेशन में, किसी क्वेश्चन में अटक जाती है तो आप उसमें क्या करेंगे कि इसको फटाफट सॉल्व कर लें, ठीक है। उसके लिए बच्चे लोग मैं आपको कुछ कुछ फॉर्मूलाज बता रही हूँ, दोज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो तो बिल्कुल बच्चे रट लेना, कुछ भी हो जाए, वो फॉर्मूलाज बायो वाले स्टूडेंट स्पेशली घुसा लेना अपने दिमाग में, कुछ भी हो याद होने चाहिए, तभी अप्लाई कर पाओगे, अदरवाइज सोचते रह जाओगे कि इस क्वेश्चन का क्या किया जाए, ठीक है। सो अब इस पे बेस्ड फॉर्मूलाज देखिए, फिर हम इस क्वेश्चन को वापस करेंगे, देखना कितना इजी वे में ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को ऐसे ही रिपीट आप करते जाओगे और आपके पास सेम
रिपीटिशन आता चला जाएगा, ठीक है। तो अब मैं कुछ फॉर्मूलाज लिख रही हूँ, बच्चे लोग आराम से इसको वीडियो को पॉज करके जरूर लिखना। These are very 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 important formulas that you are going to use in physics. ओके चलिए, तो फर्स्ट इसी क्वेश्चन के लिए एक मैं आपको फॉर्मूला बता रही हूँ। स्टार्टिंग फर्स्ट फॉर्मूला मैं उसी को बताती हूँ। इस क्वेश्चन को हम फिर से आएंगे सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला फॉर्मूला है हमारे पास sin 2x। sin 2x होता है, दीज आर सम आइडेंटिटीज यू कैन से जो आप मैथ्स में यूज करते हैं। तो sin 2x इज इक्वल टू 2 sin x cos x. sin 2x is equal to 2 sin x cos x. These are some identity that I am going to tell you. उसके बाद वही हमारे पास अगर cos 2x होगा, cos 2x this is equal to cos square x minus of sin square x। और भी कुछ होता है क्या, देखते हैं अभी। cos square x minus of sin square x। क्या हम इसके अलावा भी cos 2x में कुछ और यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको याद हो ये आइडेंटिटी आप बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, cos square x प्लस ऑफ sin square x इज इक्वल टू 1। तो cos square x कैन बी रिटन एज 1 माइनस sin square x, ठीक है। अगर इस cos square x की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं इस वाली को, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट 1 माइनस sin square x इधर और एक sin square x इधर, तो 1 माइनस 2 sin square x। तो एक फॉर्मूला cos 2x का आप ये भी यूज कर सकते हैं। एक फॉर्मूला हमारा कौन सा हुआ, एक फॉर्मूला हुआ cos 2x का ये वाला हुआ, ठीक है, sin का ये हुआ, और cos का एक फॉर्मूला ये और एक हमारा ये हुआ। इसके बाद एक काम और कर सकते हो, सिमिलरली इससे अगर मुझे sin square x की वैल्यू लिखनी है, सिमिलरली sin square x इज इक्वल टू 1 माइनस cos square x, पुट कर दीजिए इसको यहाँ पर 1 माइनस cos square x। तो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, sin square x की वैल्यू पुट करिए cos square x माइनस 1 माइनस cos square x। सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट 2 cos square x माइनस ऑफ 1। तो एक फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा। तो cos 2x के हमारे पास 3 फॉर्मूलाज बन जा रहे हैं, ठीक है। और sin 2x का हमारा ये एक इकलौता फॉर्मूला है 2 sin x cos x, ठीक है। तो ये आइडेंटिटीज हैं हमारे पास, बहुत अच्छे से याद रखना, भूलना नहीं बिल्कुल भी। एक sin 2x की ये आइडेंटिटी, cos की एक ये और एक ये, 3 आइडेंटिटीज हमने इसकी पढ़ ली। उसके बाद आई एम गोइंग टू टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग फॉर्मूला दैट इज sin a plus b। sin a plus b that is sin a cos b plus of cos a sin b। इस क्वेश्चन को फिर से मैं अभी कंटिन्यू करती हूँ। तो एक और हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बता रही हूँ, sin a plus b, ये भी आप बहुत बार यूज करेंगे, sin a cos b plus of cos a sin b, ठीक है। सिमिलरली इफ यू हैव cos a plus b then what you will write, cos a plus b। ध्यान रखिएगा cos वाले केस में पहले दोनों cos की आती हैं, फिर दोनों sin की टर्म आती हैं। तो यहां पर लिखेंगे cos a cos b, cos में माइनस आएगा, माइनस ऑफ sin a sin b। अच्छा बच्चा एक बात सोचिए, अगर मैं यहां पर माइनस कर दूं cos a माइनस b, तो यहां पर प्लस हो जाएगा, बिल्कुल सेम है बट वहां पर प्लस हो जाएगा। तो व्हाट आई शुड राइट, cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b plus of sin a sin b। This is the difference. Okay, this is the difference. Similarly, if I'll write इसी का आगे अगर आप वो कर दें sin a minus b कर दें, तो यहाँ पर होगा sin a cos b minus of cos a sin b। इसे हम वैसे मैथ्स की लैंग्वेज में इसे हम ए बी फॉर्मूलाज बोल देते हैं, जनरल लैंग्वेज में। दिस इज मैथ्स की अगर हम बोले ये हमारे ए बी फॉर्मूला है। सिमिलरली एक हमारे फॉर्मूला होते हैं जिसे हम सी डी फॉर्मूला करते हैं, जस्ट नाम दिया हुआ है इनका और कुछ नहीं है, इनको हम ए बी फॉर्मूला बोल देते हैं। एक फॉर्मूला और होते हैं जिनको हम सी डी फॉर्मूला बोल देते हैं। जो हमारे जरूरत के फॉर्मूलाज हैं, मैं सिर्फ आपको वही बता रही हूँ, अननेसेसरी हमारे पास वैसे तो बहुत फॉर्मूलाज हैं, बहुत हैं, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक का, अदरवाइज फॉर्मूलाज हमारे पास बहुत है, करने को तो हम बहुत कुछ करते चले जाएं, हमें सिर्फ उतना पढ़ना है बिकॉज वी आर डूइंग फिजिक्स राइट नाउ। तो हमें फिजिक्स में यूज होने वाले फॉर्मूलाज बस उसी को पढ़ने हैं, बाकी हमारे पास और भी चीजें आती चली जाएंगी, आपको साथ साथ टाइम जैसे जैसे कहीं जरूरत पड़ेगी तो अकॉर्डिंगली आपको बताते जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारे ए बी वाले फॉर्मूला थे। अब ऐसे ही मैं आपको बता रही हूँ नेक्स्ट सी डी वाले फॉर्मूला अगर आपको लिखने हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है। या वीडियो पॉज करके इसको जरूर लिखना, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, ओके। चलिए नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टेल यू सी डी आइडेंटिटीज। सी डी आइडेंटिटीज क्या है भाई? सी डी आइडेंटिटीज हमारी सी डी आइडेंटिटीज है साइन सी प्लस, देखो यहां लिखा है मैंने साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी इज एंगल ऑफ साइन।
Here I'm going to write the next one sin C plus sin D. ध्यान रहे, अलग अलग sin C plus sin D. तो ऐसे में क्या किया जाता है, which is equal to 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. ध्यान रहे, sin C plus D, 2 sin C plus D by 2 cos C minus D by 2. Similarly, if I'll write for the minus term sin C minus sin D, ये प्लस वाला फॉर्मूला हो गया sin C minus of sin D. तो इस केस में आप क्या करेंगे, cos पहले आ जाएगा, sin पीछे चला जाएगा, बस 2 cos C plus D by 2 एंड sin C minus D by 2. ध्यान रखेंगे हमारे पास इस वाले में साइन पॉजिटिव था, इधर आके साइन वाले हमारी जो टर्म है वो नेगेटिव वाली टर्म हो जाएगी. ठीक है, अच्छा जी, अब वापस मैं इसी क्वेश्चन पे दौड़कर आती हूं. जल्दी से आप सोचिए, अभी पहला जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, sin 2a. sin 2a को मैंने एलिब्रेट करके लिखा था बच्चे लोग, एलिब्रेट करके लिखा था. क्या एलिब्रेशन था उसका, sin 2a, उसको लिखा था मैंने 2 sin a cos a. अब देखिए sin a cos a या sin x cos x, वो तो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है. अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दूं तो यही चीज हमारे पास बन गई. तो व्हाट आई कैन राइट टू दिस टर्म, इस टर्म को आप क्या लिख सकते हैं, sin 2x. देखिए 2 sin x cos x, sin 2x, और बाहर इस 1/2 को रहने दीजिए और यहां पर लिखिए dx. ठीक है, तो साइन का क्या होता है बच्चा, साइन का क्या होता है, माइनस कॉस. तो लिखिए सबसे पहले माइनस कॉस 2x. अब ध्यान रखिएगा एक चीज क्या आपको यहां ध्यान रखनी है, आपने इसको ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपका फंक्शन था इसको तो आपने इंटीग्रेट कर दिया. व्हाट अबाउट दिस एंगल, अभी आपको मैंने बताया था e टू द पावर वाले टर्म में e टू द पावर ax को e टू द पावर ax और जो उसका ये पावर है उसको हम डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देते हैं. बिल्कुल सिमिलरली इन दिस मैनर, द सेम मैनर विल यूज हियर. साइन का होगा माइनस कॉस एक्स और इसका जो एंगल है उसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर दीजिए. तो हमारे पास 2x का क्या होगा 2, तो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट ओवर हियर 2. ठीक है, तो हमारे पास ये आया प्लस ऑफ c. दिस इज आवर आंसर. इज दैट क्लियर? ठीक है, तो दिस इज द वे हाउ यू विल सॉल्व इट. नाउ दिस आई टोल्ड यू व्हाट, इंटीग्रेशन. आप देख रहे हैं सब जगह मैंने प्लस सी रखा है. Suppose if I talk about definite integration, if you have some limit of any question, suppose यही क्वेश्चन मैं ले लेती हूं, लेकिन इस क्वेश्चन में यहां पर 0 से लेकर के सपोज हमारे पास कोई वैल्यू π/3, दैट मीन 60 डिग्री इज गिवन टू यू. ओके, π/3 इज गिवन, जो भी आपके पास वैल्यू आपके पास कुछ ना कुछ गिवन है, या आप ले सकते हैं π/4 ले लीजिए, यहाँ थोड़ा इजी हो जाएगा काटना. तो π/4 सपोज मैंने लिया. ठीक है, तो इस तरह के, अब देखिए ये हमारा जो इंटीग्रेशन है ये बंद गया है, ये बाउंड हो गया है एक लिमिट के बीच में. तो यहां पर हमारे पास ये कांस्टेंट नहीं आता. एक चीज ध्यान रखेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद 0 से लेके मैं π/4 तक इंटीग्रेट कर रही हूं. इंटीग्रेशन करने के बाद आप क्या करेंगे, 0 से π/4 इस तरीके से लिमिट रख देंगे. लिमिट रखने के बाद अब आपको क्या करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब इस लिमिट को आपको इस x की जगह पर पुट करना है. सबसे पहले ऊपर वाली लिमिट रखेंगे, माइनस नीचे वाली लिमिट करेंगे. ठीक है, इस माइनस को मैं बाहर रख ले रही हूं. देख लेते हैं हमारे पास बाहर कौन है, 1/4 है, इसे बाहर निकालते हैं. तो अंदर देखिए माइनस का 1/4 बाहर रख लेते हैं. अंदर है हमारे पास cos 2x, तो cos 2 π/4, cos 2 π/4 ये हो गया अपर लिमिट, माइनस cos 0, दैट्स इट. क्योंकि x की वैल्यू क्या हो गई 0. ये अपर लिमिट पहले पुट की मैंने x की जगह पर, फिर मैंने लोअर लिमिट पुट की x की जगह पर. तो लिमिट क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस तरीके से किया जाता है. सो व्हाट डू यू हैव, cos π/2 और यहाँ क्या है cos 0, isn't it? तो cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, व्हाट इज cos π/2, 0. cos π/2 is 0. If cos π/2 is 0, तो ये टर्म क्या हो गई बच्चा लोग, हमारी 0 हो गई. तो 0 माइनस, और cos 0 कितना होता है, cos 0 कितना होता है, 1 होता है. तो 1, तो अंदर आपको ब्रैकेट के अंदर कौन मिल गया, -1 मिल गया, और बाहर कौन है, -1/4. तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 1/4. दिस इज आवर आंसर. इस तरीके से आप लिमिट लगाएंगे. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? या
ठीक है, तो कुछ नहीं करना है हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में। डेफिनेट में हमें सेम वैसा ही क्वेश्चन हमारा चलेगा, बट आपको करना क्या है, उस इंटीग्रेशन को लिमिट के अंदर बाउंड कर देना है। पूरा इंटीग्रेशन आपने कर लिया, आपको लगता है कि मैक्सिमम आपने अपनी तरफ से सॉल्व कर दिया इसको, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। जब इंटीग्रेशन होगा उसके बाद क्या करेंगे, राइट? उसके बाद हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं। इस लिमिट को उठा करके यहां भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जनरली हम यहां रखते हैं। तो लिमिट उठा करके हमने इधर लिख दी, और पहले अपर लिमिट रखेंगे एक्स के, जिसके रिस्पेक्ट में आपने इंटीग्रेट किया है उसको पहले अपर लिमिट रखेंगे, वो लिख दिया। फिर उसी चीज को वापस लिखते हुए x की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे, तो 2 इंटू 0 0, cos 0 होता है 1, cos 0 होता है 1, तो ये हो गया इधर से -1, और cos π/2 होता है 0, तो 0 - 1 माइनस कैंसिल होके आपका 1/4 आंसर आ गया। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? होप दिस बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन इज क्लियर टू यू, बिकॉज दिस मच इंटीग्रेशन वी विल यूज इन physics. Okay, so these are very interesting and very important formulas, very important identities that you are going to use in physics. So go through it properly, use these identities, these equations, these formulas in some question to solve the some question based on integration. तो उसमें क्वेश्चन में इनको लगाइए, इसको यूज करिए। जितने मैक्सिमम आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा आप इंटीग्रेशन से, डिफरेंशिएशन से फैमिलियर होते चले जाएंगे। ठीक है, सो ओके, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।